हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल में जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन या आंकड़ों के हम लोग डेटा की बात करने वाले हैं। आइए, ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है 11th क्लास के बच्चों के लिए। 11th क्लास का मतलब क्या हुआ? जो कक्षा 11 में अभी अभी प्रवेश किए हैं वे सभी विद्यार्थी, और उन विद्यार्थियों का मैं भरपूर स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जुड़ जाइए, हम लोग बात करने वाले हैं कि आंकड़ा क्या है, आंकड़ों का संगठन क्या है। इन बात को शुरू करें, इसका परिचय शुरू करें, इससे पहले हम यह परिचय देखेंगे कि ये किस बुक का अध्ययन है, जिसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का परिचय देखते हुए हम आंकड़ों के परिचय और आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के संकलन की बात करेंगे। ये पूरी क्लास इस पर बेस्ड है। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है बेटा, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी के परिचय को अगर हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तो इस रूप में समझेंगे कि यह अंग्रेजी भाषा से, अगर अंग्रेजी भाषा से निकली तो इसको स्टैटिक्स कहा गया। क्या कहा गया? अंग्रेजी भाषा से अगर ये निकली तो इसको स्टैटिक्स कहा गया, लेकिन जर्मन भाषा में इसको स्थैतिक कहा गया, STATISTIK। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। और यहां इस अर्थ में अगर जर्मन में इसके हम अर्थ की बात करें तो राजनीतिक या राजकीय अंकगणित कहते हैं। सांख्यिकी को राजकीय अंकगणित कहते हैं। राजा महाराजा जब डेटा एनालिसिस करते थे, आंकड़ों का समूहन करते थे, खेतीबाड़ी में, टैक्स लगाने में, ठीक है, कर वसूलो करने में, चाहे वो अप्लाई करें फिर वहां पे रिकवरी करें। तो एक तो ये बातें हो गई, सेना में इसका आंकड़ों का यूज होता था। यहां पर आपको अंग्रेजी का शब्द और जर्मन का शब्द दिखाई देता है सांख्यिकी वाले में। ये आपकी दूसरी बुक है जिसको हम सांख्यिकी का संकलन, सांख्यिकी का परिचय नाम से जानते हैं। एक बुक आप में चलती है भारत का आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसा कि उसमें 10 टॉपिक हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यहां जो बात हो रही वो आपके दूसरे बुक की हो रही है जो सांख्यिकी वाला है, क्लास 11th। वहां पे हम लोग आज परिचय की बात करें, सांख्यिकी का परिचय क्या है, इसके बाद हम लोग आंकड़ों पे जाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर 3 था। दूसरी बात यहां पे वैज्ञानिक विधि से आंकड़ों का अध्ययन तथा व्यवहार में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक नहीं किया गया। जो वैज्ञानिक विधि से आंकड़ों का संकलन है वह 18वीं सदी के अंतिम दशक तक नहीं हुआ। यह 18वीं सदी की स्टार्टिंग की बात है, दशक मतलब 10 साल निकल गए। और ऐसे कंडीशन में आगे चल करके एक पहला व्यक्ति आया जो बेल्जियम का था, बेल्जियम का गणितज्ञ कहेंगे, क्वेटलेट। यह पहला व्यक्ति था बेटा जिसने सबसे पहले सांख्यिकी के महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात की। कौन सा सिद्धांत दिया क्वेटलेट ने? संभाविता का सिद्धांत। क्या दिया? संभाविता का सिद्धांत। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, इसे याद रखना। तो बेल्जियम का पहला गणितज्ञ था क्वेटलेट, और जिसने सबसे पहले सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे क्या नाम दिया गया? संभाविता का सिद्धांत। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आधुनिक सांख्यिकी विदों में गाल्टन का नाम आता है, पियर्सन का नाम आता है और एजवर्थ का नाम आता है। गाल्टन, पियर्सन, एडवर्थ। तो ये 3 बड़े विद्वान थे, और इसके पहले बेल्जियम के गणितज्ञ क्वेटलेट का नाम आ गया। इन्होंने संभाविता का सिद्धांत दिया। इतनी बातें आपको सांख्यिकी में पता होनी चाहिए। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20वीं सदी में बोंडिंगटन, बाउले, फिशर। 3 विद्वान फिर आ गए। ये 20वीं शताब्दी के विद्वान हैं। बोंडिंगटन, बाउले और फिशर विद्वानों ने सांख्यिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांख्यिकी का प्रयोग 2 अर्थों में करने की बात की गई आधुनिक समय में। ये कौन कौन से थे भाई, जरा इसको देख लेते हैं। तो जो पहला अर्थ है सांख्यिकी का, जब सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों के रूप में होने लगा, अर्थात डेटा एनालिसिस, जब हम आंकड़ों के समूहन की, आंकड़े के स्टडी के, आंकड़े के अध्ययन की, उसके प्रसार की बात करें, तो इस रूप में सांख्यिकी को देखा गया। ये पहला अर्थ था। लेकिन दूसरे अर्थ में अगर सांख्यिकी के देखने की बात करें तो सांख्यिकी का प्रयोग उन सिद्धांतों एवं विधियों के अध्ययन के अर्थ में हुआ
जिसका प्रयोग आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों के सारणीयन, आंकड़ों के विश्लेषण और आंकड़ों के व्याख्या के लिए किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि सांख्यिकी का जब आगे बढ़ता हुआ प्रयोग आया, स्टडी के रूप में हम लोग शुरू किए, सिर्फ आंकड़े ही नहीं, तो पहला अर्थ था आंकड़ों के समूहन के रूप में, जहां डाटा सैंपलिंग होगी, डाटा कलेक्शन होगा, डाटा का वर्गीकरण होगा, डाटा का रिप्रेजेंटेशन होगा, और वहां बहुत सारी विधियां लगने वाली थी। तो पहला तो होगा डाटा के रूप में, दूसरा हो गया उन पर लगने वाले सिद्धांत, नियम, और कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर डेटा का एनालिसिस शुरू हुआ, विश्लेषण शुरू हुआ। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सांख्यिकी क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स के रूप में जाना गया, जर्मन भाषा में भी देखा, और इसका वास्तविक रूप में अर्थ हो गया राजकीय विश्लेषण। ठीक है, राजकीय गणित, अंक गणित। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बेल्जियम के क्वेटलेट साहब ने एक अपना सिद्धांत दे दिया। उस सिद्धांत के बाद में कुछ विद्वान 18वीं सदी के लास्ट में जुड़े, कुछ 20वीं सदी में जुड़े, जिनका नाम आप जान रहे हैं, बोडिंगटन, बाउल और फिशर। ये भी एक फैक्ट बन जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग दो अर्थों में, जैसा कि मैंने बताया, पहला आंकड़ों के रूप में और दूसरा आंकड़ों को प्रेजेंट करने के सिद्धांतों के रूप में होता है। यह था पूरा का पूरा सांख्यिकी का परिचय। अब सांख्यिकी को किस रूप में हम लोग देखते हैं, जरा इसकी बात करें। एल हांसन ने एक परिभाषा दी और इसे व्यक्त किया। उनके अनुसार सांख्यिकी जब आंकड़ों के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, विश्लेषण, उनके अनुसार सांख्यिकी विश्लेषण, व्याख्या योग्य तथ्यों के कथन है तथा सांख्यिकी का विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उन सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन है जिनका प्रयोग संख्यात्मक आंकड़ा के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, संग्रह, प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन और विश्लेषण करने में और व्याख्या करने में किया जाता है। इन्होंने ये बात कही कि सांख्यिकी वह है जहां पे हम आंकड़ों को तो लेते हैं, विज्ञान अनुसंधान में आंकड़ों का विज्ञान अनुसंधान हो, साथ ही साथ उसका सारणीयन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, विश्लेषण हो, उस रूप में हम सांख्यिकी को देखने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं एल हांसन साहब। एल हांसन ने बात कह डाली अपने रूप में, अपने शब्दों में। फिर आगे हम देखेंगे आधुनिक युग में सांख्यिकी का काफी महत्व बढ़ा, और आधुनिक युग में हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब इसको हमने अटैच कर दिया कि सांख्यिकी को हम लोग स्टैटिक्स को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में यूज कैसे करेंगे, स्टडी कैसे करेंगे, तो जब हम लेकर के आए तो नियोजन के क्षेत्र में, नियोजन का मतलब हो गया हम जब कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करते हैं, तो वो नियोजन, वह चाहे हम लोग अवसंरचना की बात करें, प्लानिंग की बात करें, समस्याओं के समाधान के रूप में, ठीक है भाई, शोध जब हम लोग करते हैं, अनुसंधान रिसर्च करते हैं, सिद्धांतों की जांच करते हैं तथा उसका सत्यापन करते हैं कि वह सत्य है या नहीं, तो यहां भी आंकड़ों का यूज होता है और दैनिक जीवन में इसका यूज होता है। तो जहां पर हम लोग पहले के समय से लेकर 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी से आज 21वीं सदी में जब हम स्टैटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका विस्तार हो गया। और विस्तार किस रूप में हुआ बेटा, विस्तार किस रूप में हुआ, जहां हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, शोध में, संसाधन में, सिद्धांत में हम इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सांख्यिकी की हम लोग अगर बात करें, अगर सांख्यिकी की बात करें, अगर हम सांख्यिकी की बात शुरुआत करें, सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। एक तो सिर्फ आंकड़े हैं, एक सिर्फ आंकड़े हैं, और आंकड़ों के बाद और कुछ है तो उसके सिद्धांत हैं, उसके सिद्धांत हैं। तो आंकड़े हैं, आंकड़ों का अपना सिद्धांत है, उसका अपना विश्लेषण है। तो इस रूप में इन आंकड़ों को भी हम देखते हैं, इन सिद्धांतों के देखते हैं, इनका उपयोग है रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो सांख्यिकी और सांख्यिकी एक विषय के रूप में तब आई, वो एक आंकड़े के रूप में भी आ सकती है, सिद्धांत के भी रूप में आ सकती है डेली लाइफ में आपके यूज में।
अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा बिंदु है कि सांख्यिकी में आंकड़ा कैसे आया। आंकड़ों का कहीं ना कहीं जो समूहन है, आंकड़ों के संगठन की बात है, संकलन की बात है, इसको हम कैसे देखते हैं। आइए आंकड़ा के समूहन की बात करें, संगठन। तो अनुसंधान के लिए आंकड़ा एकत्र किया जाता है। एक बात तो यह है, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए संगणना विधि और निर्दर्शन विधि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है संगणना विधि और एक है निर्दर्शन विधि। निर्दर्शन को सैंपलिंग कहते हैं, सेंसस संगणना कहते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन के आधार पर अनुसंधान किए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है कि अगर आंकड़े हैं तभी उस पर अनुसंधान होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर जनगणना है, सेंसस जिसको कहते हैं, भारत की 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना, जिसको म्यो के काल से शुरू किया गया था, रिपन के काल से आगे बढ़ा दिया गया और आज वर्तमान तक होती रही। इस जनगणना का एग्जाम्पल ले लो तो इस जनगणना पर ही अनुसंधान किया जाएगा। क्या क्या, इस पर कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किस जाति के लोग हैं, जातीय जनगणना भी होती है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं शिशु लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो भी देख देते हैं। कहीं ना कहीं हमने इसमें ग्रोथ रेट की भी बात की, पॉपुलेशन की भी बात कर ली, घनत्व की भी बात कर ली। अर्थात डेटा का कहीं ना कहीं हम लोग अनुसंधान कर पाते हैं और फिर इसको प्रयोग करने के हम लोग आंकड़ों का संकलन के लिए इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। पहले संगणना विधि में संगणना विधि का प्रयोग अधिक होता था। आज भी कुछ क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन आज प्रतिदर्श या नमूना विधि, प्रतिदर्शन या निर्दर्शन या नमूना विधि जिसको कहते हैं, सैंपलिंग मेथड, इसको नमूना विधि भी कहते हैं, नमूना विधि भी कहते हैं बेटा, और नमूना विधि का भी प्रयोग बढ़ गया। क्या ये बात क्लियर हुई? नमूना विधि का प्रयोग अब बढ़ा है, इसके पहले संगणना विधि, सेंसस मेथड का ही प्रयोग होता था। आइए दोनों को समझते हैं कि यह आंकड़ा जिसको हमने कहा, चाहे वो जनसंख्या के आंकड़े हो और या फिर कि किसी क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में, मान लो हमने एक क्लास की बात की, क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ लेता है, कौन सा नहीं पढ़ता है, किस बच्चे की हाइट ज्यादा, किस बच्चे की हाइट कम है, ठीक है। इस रूप में भी अगर एक छोटे क्षेत्र की बात करें या एक बड़े क्षेत्र की बात करें, दो प्रकार के आंकड़े हमारे सामने हो सकते हैं और दोनों में दो प्रकार की विधियां लगती हैं उनको जानने के लिए। ये आंकड़े हमारे लिए अनुसंधान का काम करते हैं, ये आंकड़े हमारे लिए नए परियोजना बनाने का काम करते हैं, ये आंकड़े हमारे लिए नई रीतियों को बनाने का काम करते हैं, ये आंकड़े समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। इस रूप में हम आंकड़ों को देखते हैं और समझते हैं। क्या क्या देखते हैं? आंकड़ों का प्रयोग। आंकड़ों का प्रयोग किसमें होता है, जरा देखते हैं। आंकड़ा प्रयोग कहां होता है? तो आंकड़ा का प्रयोग होता है अनुसंधान में, रिसर्च में, अनुसंधान में होता है। अनुसंधान में एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है आंकड़ों का प्रयोग होता है समस्याओं के समाधान में। पहले समस्याओं को जानेंगे, समस्याओं को जानने में, समस्याओं को समझने में, और फिर समस्याओं के निदान में भी इसका काम लगता है, समस्याओं के निवारण में। समाधान में, ठीक, और समाधान में कहां? समस्याओं के। तो एक तो हो गया समस्याओं को जानने में और दूसरा हो गया समस्याओं के समाधान में। तो समस्याओं को जानने, अनुसंधान करने, समस्याओं के समाधान में। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो समस्याओं से, आंकड़ों से हम लोग और भी कहीं ना कहीं विकास को भी देख सकते हैं, विकास की वृद्धि को भी देख सकते हैं, विकास में वृद्धि को, गति को भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? हम ये देखते हैं कि अगर हम जनगणना की बात करें तो कितने लोग में वृद्धि हुई, कितने लोग मर गए, उनके मरने का अनुपात,
पैदाइश का अनुपात, बर्थ रेट भी देख सकते हैं, साथ साथ साक्षरता को भी देख सकते हैं। अगर जातीय जनगणना तो उसे देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और बेहतर लेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम डेटा की बात करें, डेटा में हम चाहे दो कोई भी डेटा ले लें। अगर हम बात करें जनगणना की अगर हम बात करें, जनगणना की बात करें, और जनगणना में भी हमको क्या क्या चीजें मिलती है, ये भी एक प्रकार का आंकड़ा है, तो जहां पर हमको जन्म दर मिलती है, जन्म दर, तो वहीं पर हमको मृत्यु दर मिलती है, मृत्यु दर देखने को मिलती है। वहीं पर हम लोगों को वृद्धि दर देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहीं पर हमको साक्षरता देखने को मिलती है, साक्षरता दर भी देखने को मिलती है। साक्षरता के साथ साथ हमको यहीं पर कहीं ना कहीं हमको घनत्व देखने को मिलता है, डेंसिटी भी देखने को मिलती है, किस जनसंख्या का घनत्व कहां पर है, घनत्व देखने को मिला, साक्षरता देखने को मिली, वृद्धि दर देखने को मिला। ये कहीं ना कहीं एक जनगणना से प्राप्त हुए आंकड़े हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की, कौन से वन किस अनुसूची में है, ठीक है, एक तो हमारी लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, किस वन में कितनी घनत्व है, तो एक तो हम क्षेत्रफल भी जान गए, अवर्गीकृत तो वर्गीकृत वन भी जान गए। ऐसे बहुत सारे आंकड़े आ जाते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं योजनाओं को बनाने में, योजनाओं को क्रियान्वित करने में काम आते हैं। तो अगर हम लोग विकास में भी काम देख लें, अनुसंधान में भी काम देख लें, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आंकड़े योजनाओं का निर्माण भी करते हैं, योजनाओं का निर्माण भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, योजना निर्माण में। तो ये हो गया आंकड़ों का महत्व कि आंकड़े हमको क्या क्या प्रदान करते हैं, आंकड़ों का उपयोग कहां कहां हो सकता है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आइए देखते हैं कि इन आंकड़ों से हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में आंकड़ों का महत्वपूर्ण समग्र का उपयोग होता है। प्रत्येक पद को इकाई कहते हैं, यह ध्यान रखना है। ठीक है, सांख्यिकीय अनुसंधान के अंतर्गत समग्र के बारे में, समग्र मतलब सब कुछ, बहुत बड़ा सा क्षेत्र, दो प्रकार से उपयोग करते हैं। समग्र के लिए दो प्रकार का यूज करते हैं। प्रथम समग्र का मतलब होता है सभी इकाइयां, सभी इकाइयों की जानकारी, जैसे जनगणना। द्वितीय समग्र का मतलब होता है कुछ इकाइयां। तो समग्र के दो भाग, समग्र के दो भाग, एक बड़ा सा विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत आंकड़ा, जिसके दो भाग, और दो भागों में जो कहीं ना कहीं सभी आंकड़े लें, कुछ आंकड़े लें। जब हम सभी इकाइयों को लेते हैं, यूनिट्स को लेते हैं समग्र की, तो उसको हम संगणना विधि कहते हैं, कहीं ना कहीं सेंसस मेथड कहते हैं। और जब हम कुछ इकाइयों को लेते हैं तो उसको हम निर्दर्शन विधि, नमूना मेथड या सैंपलिंग मेथड कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर हम संगणना की बात करें, समग्र की बात करें, अनुसंधान की बात करें, तो ये एक होती है यूनिट, और यूनिट में जब सभी यूनिट की हम ले लेंगे, सेंसस कहेंगे, उसको कहीं ना कहीं संगणना विधि कहेंगे। जब हम उन यूनिट्स में से, सभी यूनिट्स में से एक यूनिट लेंगे, एक यूनिट की बात करें तो सैंपल होगा। कहते हैं ना कि ब्लड का सैंपल ले लो, तो पूरे ब्लड में, शरीर में बहुत सारा ब्लड है, उस ब्लड में एक ब्लड का कण अगर हमने लिया, एक यूनिट लिया, तो इसका मतलब सैंपलिंग मेथड। ठीक, एक क्लास की बात कर ली, सभी बच्चों की बात नहीं, एक क्लास में हमने बच्चों की बात करी, तो वो कहीं ना कहीं सैंपलिंग हो गया। पूरे जनगणना की बात करी, अगर हम भारत के जनगणना की बात करें, वन सर्वेक्षण की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे में समग्र की बात होगी, सभी यूनिट की बात हो गई। इसे हम संगणना विधि में रखते हैं। तो आंकड़ा क्या है? आंकड़ा समस्याओं को जानने का एक मेथड है। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा में हम सविस्तार योजनाओं को समझ सकते हैं। आंकड़ा क्या है? आंकड़े से हम अनुसंधान कर सकते हैं। आंकड़ा क्या है? आंकड़े में विकास को देख सकते हैं। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा में हमारी गति को दिखाई देती है। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा से समस्याओं को इंडिकेट किया जा सकता है। आंकड़ा क्या है? आंकड़े से हम समस्याओं का निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। और आंकड़े के प्रकार में हमने कहा, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के दो प्रकार हैं। जहां सभी इकाइयों को लिया जाए,
उसे हम कहीं ना कहीं संगणना मेथड कहते हैं, और किसी एक इकाई को ले लिया जाए नमूना मेथड या निर्दर्शन मेथड कहते हैं। इन निदर्शन मेथड को और संगणना मेथड को कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। इनमें दो विधियों का उपयोग किया जाता है, अपना विशेष विशेष स्थान रखते हैं। क्या है? संगणना विधि, सेंसस मेथड में, इस विधि में किसी समस्या से संबंधित पूरे क्षेत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे क्षेत्र का मतलब प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करके उसे निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे जनगणना, इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई की जांच की जाती है, उसके बारे में सूचना एकत्र की जाती है। मतलब बहुत सारी इकाइयों के विषय में हम लोग ज्ञात करते हैं। भारत की जनगणना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक जिले की जनगणना को इकट्ठा करके हम एक देश की जनगणना की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। जब किसी विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए तब इस विधि का उपयोग होता है। इस विधि के द्वारा जब अनुसंधान किया जाए, आंकड़ों का एकत्रण किया जाए और उच्च स्तरीय शुद्धता, एक्यूरेसी की बात की जाए, विश्वसनीयता की बात की जाए, तो इस आंकड़े का, इस विधि का उपयोग करते हैं। इसे हम लोग कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं? संगणना विधि कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में संगणना विधि के लाभ जरा देख लें, इसका हम उपयोग क्यों करते हैं। संगणना विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ है अधिक विश्वसनीयता, शुद्धता। कहीं ना कहीं सूचनाओं को प्राप्त करने में, एकत्र करने में सभी इकाइयों का अध्ययन होता है, जहां पर विश्वसनीयता आती है। परिमाण, जो उसके कहीं ना कहीं परिमाणों की बात होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत शुद्ध होता है। फिर विश्वसनीयता की बात की जाती है। कुछ नमूना चुनकर उनके अध्ययन पर हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस तरीके से विश्वसनीयता भी आती है। तो पहला पॉइंट हो गया लाभ में विश्वसनीयता और शुद्धता। दूसरा पॉइंट है विस्तृत सूचना उपलब्ध हो जाती है। जब हम कई इकाइयों का अध्ययन करते हैं, बड़ी समग्र का अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिल जाता है? बड़ा सा आंकड़ा मिल जाता है। प्रत्येक इकाई के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, इसलिए प्रत्येक इकाई के विस्तार में विस्तृत से हमको चर्चा मिलती है, सूचना मिलती है। उदाहरणार्थ, भारतीय जनगणना सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं देता है, बल्कि आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय सभी के विषय में जानकारी देती है। इसका मतलब है कि विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाती। तो दूसरा पॉइंट हो गया, पहला था जहां विश्वसनीयता की बात, दूसरा था विस्तृत सूचना, विस्तृत आंकड़ा हमको मिलता है कहीं ना कहीं इस वाली विधि में। उपयोगिता, आकार समिति, इकाई विभाजित होकर के विविधता का गुण इसमें प्राप्त किया जाता है, इसलिए भी इसको हम उचित मानते हैं। इसमें विजातीयता पाई जाती है और संगणना विधि का इस रूप में भी लाभ होता है। इसके कुछ दोष भी हैं। क्या है? अत्यधिक समय लगता है। जब बड़ी इकाइयों का अध्ययन होता है ना बेटा, तो समय तो लगेगा ही लगेगा। पूरे देश में जनगणना हो रही है, तो इसलिए पूरे देश के लोग भी लगेंगे, कोने कोने तक लोग जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं समय लगेगा ही लगेगा। तो अत्यधिक समय, ये इसका भारी मात्रा में व्यय भी होता है, महंगी विधि भी है, ये भी ध्यान देना है। तो इसलिए ये इसका दोष है, कहीं ना कहीं इसको हम लोग देखते हैं। दो दोष इसमें और पाए जाते हैं। जब समय ज्यादा लगेगा तो परिश्रम ज्यादा लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, खर्चीली होती है। अन्वेषकों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। जानकारी, सूचनाओं में असत्यता की गुंजाइश होती है कि सत्यता का गलत आंकड़े, गलत सूचनाएं एकत्रित होती है। रीजन, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या आंकड़ा एकत्रित कर रहे होते हैं। कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति ईमानदार हो, हर व्यक्ति ईमानदारी से आंकड़ा इकट्ठा करे। एक बात क्लियर हो सकती है, क्या हर जगह से ईमानदारी पूर्वक आंकड़े मिल सकते हैं? नहीं, कुछ ना देखने, सुनने, लिखने, जानने में भी असत्यता आ सकती है, इसलिए असत्यता इसमें व्याप्त हो सकती है। ईमानदारी से काम ना करने या गलत सूचना की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये खर्चीली होती है, कहीं ना कहीं असत्यता ज्यादा होती है, करेक्शन की बात रहती है, और अधिक परिश्रम लगता है और अधिक समय लगता है। समय अधिक, परिश्रम अधिक, और कहीं खर्चा अधिक, खर्चे के साथ साथ इसमें असत्यता विद्यमान होती है। इसलिए संगणना विधि ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। संगणना विधि क्या है? तो बृहद इकाइयों के समूहों का अध्ययन ही संगणना कहलाता है। एग्जाम्पल है भारत की जनसंख्या या जनगणना। ठीक,
आइए दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसको निर्दर्शन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दर्शन विधि, सैंपलिंग मेथड। और प्रतिदर्श विधि को ही निर्दर्शन विधि कहते हैं या नमूना विधि कहते हैं। अब यहां सैंपल लेना है, यहां बहुत सारी इकाई नहीं, एक इकाई की बात की जाती है आंकड़ा को इकट्ठा करने में। संगठन में आंकड़ा संगठन में कहीं ना कहीं दूसरी इकाई है, वह विधि है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी इकाइयों का अध्ययन ना करने के बजाय कुछ ही इकाइयों को हम लोग लाते हैं, इसीलिए कहते हैं सैंपल। जैसे शरीर में डॉक्टर एक ही पॉइंट ब्लड निकालता है, एक यूनिट निकालता है, उसी से सारी चीजों की जांच हो जाती है। तो हम पूरे क्षेत्र का अध्ययन नहीं करते हैं, एक इकाई का अध्ययन कर लिए, चीजें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, इनमें समग्र में से कुछ ही इकाइयों को चुन करके अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वर्ग के छात्र के औसत ऊंचाई को जानना, उसके लिए यदि कुछ विद्यार्थियों को छांट लिया जाता है और उनकी औसत ऊंचाई देख ली जाती है, तो इस विधि को सैंपलिंग मेथड कहते हैं। कहीं ना कहीं निर्दर्शन विधि या नमूना विधि, दोनों नाम इसी के हैं, सैंपलिंग मेथड, निर्दर्शन या नमूना विधि। अब जरा पॉइंट वाइज इसको देख लें। आज सबसे ज्यादा कौन लोकप्रिय है? निर्दर्शन विधि। और अधिकांश क्षेत्र में कौन सा प्रणाली प्रयोग की थी? निर्दर्शन विधि, सैंपलिंग मेथड। दैनिक जीवन में किसका उपयोग? निर्दर्शन का। वस्तु खरीदने से पहले हम थोड़ा नमूना देख करके जानकारी प्राप्त करते हैं, बोलो सैंपलिंग मेथड। ठीक है, उदाहरण के लिए जब मुट्ठी भर चावल, गेहूं, अनाज, कुछ फल देख करके हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, अनुमान लगाते हैं उसके रेट का, क्वालिटी का, तो हम लोग इसको ही सैंपलिंग मेथड कहते हैं। सबसे लोकप्रिय विधि सैंपलिंग मेथड, नमूना विधि या निर्दर्शन मेथड। कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ कपड़े ही देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं, तो उसे निर्दर्शन मेथड कहते हैं। अर्थात सभी इकाइयां नहीं, कुछ इकाइयों से ही डेटा का जानकारी मिले, डेटा लेकर के जानकारी मिले, अन्वेषण करें, विश्लेषण करें, व्याख्या करें, प्रेजेंटेशन करें, उसे हम निर्दर्शन मेथड कहते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। एक कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सैंपलिंग की और सेंसस की, इसमें भी औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, जानने के कुछ इकाइयों की जांच के आधार पर बनाया जाता है। नमूने की जांच के आधार पर वस्तु के गुण का अनुमान लगा लिया जाता है, ये भी समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर कुछ बूंद की खून की जांच लेकर के ही खून के बारे में निष्कर्ष निकाल देते हैं। प्रतिदर्श या नमूने में संपूर्ण समग्र होल पॉपुलेशन की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। इस आधार पर आज के जीवन में ये जो प्रतिदर्श है, ठीक है, प्रतिदर्श हमारे जीवन का आधार बन गया है। अर्थात निर्दर्शन मेथड, सैंपलिंग मेथड हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कुछ ही चीजों से आदमी अनुमान लगा लेता है, आंकड़ा जुटा लेता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब एम ब्लेयर ने कहा है वी लिव इन द एज ऑफ सैंपलिंग। हम कहां रह रहे हैं? ऐसे एज में जहां सैंपलिंग ही सब कुछ है। ये बात यहां से स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके भी बहुत सारे अपने लाभ हैं, बहुत सारे गुण हैं। मितव्ययता, ठीक है भाई, इसमें समय, परिश्रम, धन की बचत हो जाती है। जो वहां ज्यादा लग रहा था वहां ये कम लगेगा। ठीक है, और खर्चीली, ये विधि अधिक कम खर्चीली होती है, छोटे भाग में ही अध्ययन हो जाता है। समय बचा, परिश्रम बचा, धन बचा इस विधि से। दूसरा इसमें गुण क्या है? बेहतर गुण वाले अन्वेषणों का प्रयोग संभव होता है। ठीक है, यह गुणवत्ता वाली बात होती है। छोटे स्तर पर ही सूचना एकत्रित हो जाती है। कम प्रश्नकर्ता होते हैं और ऊंचे गुण वाले या निपुण लोग ही होते हैं, इसमें काम करते हैं, इसलिए यहां पर असत्यता की बात नहीं होती। इसमें शीघ्र परिणाम आ जाते हैं, इसलिए समय कम लगता है। इसमें प्रथम आंकड़े जल्द एकत्र किए जाते हैं, दूसरा आंकड़ों का विश्लेषण भी शीघ्रता से होता है। तो शीघ्रता से आंकड़ों का विश्लेषण हो जाता है, कम खर्चीली होती है, कम परिश्रम वाली होती है और समय कम लगता है। लेकिन साथ ही साथ असत्यता नहीं, बेहतर गुणवान चीजें होती हैं। ये इसके कहीं ना कहीं निर्दर्शन विधि के गुण हो गए। अब इसके साथ साथ इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। ठीक है, इसमें अधिकतम निपुण विश्लेषण प्राप्त होते हैं। उपयोगिता, एक्यूरेसी भी इसमें मिलती है। ये आपको समझने की बात है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं सांख्यिकी में, सांख्यिकी का परिचय आपने देखा और सांख्यिकी के परिचय के साथ साथ कहीं ना कहीं
आपने तीसरे अध्याय में इंट्रोडक्शन किया आंकड़ों का कहीं ना कहीं संकलन की बात कही, आंकड़ों के को इंट्रोडक्शन जो आपने देखा उसे इस रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दो विधियां इंपॉर्टेंट थी। आंकड़ा क्या है, आंकड़ा का परिचय आपने लिया, आंकड़ा का उपयोग क्या होता है यह आपने देखा, आंकड़ा को एकत्रित करने के लिए, आंकड़ों को जानने के लिए दो विधियां आपने देखी, एक सेंसस विधि और एक सैंपलिंग विधि। आई होप ये संपूर्ण क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, इंटरेस्टेड लगी होगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं दूसरे श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।